Okay, now we will be discussing principle number 6 given by Fowle for principles of management, which is subordination of individual interest to general interest. साफ सीधे शब्दों में एक लाइन में बोलूं तो अपने इंटरेस्ट की जगह कंपनी के जनरल इंटरेस्ट को रखना। मैं एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय क्या चाहती हूं, उससे ज्यादा अहमियत देना कि कंपनी के लिए इस समय क्या जरूरी है, यही बात करता है ये प्रिंसिपल। This principle says for every employee has personal goals, salary, recognition and comfort. कोई भी एक इंसान जो एक इंडिविजुअल इंसान होता है वो किसी कंपनी में क्यों जाता है, बहुत सारे रीजन की वजह से जाता है। वन रीजन कैन बी सैलरी, कि उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, उसको पैसे मिलेंगे। वन रीजन कैन बी रिकग्निशन, कि वो एक अच्छी ब्रांड कंपनी के साथ काम करेगा तो उसको समाज में बहुत इज्जत मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई वर्क विद टाटा और आई वर्क विद एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, आई वर्क विद अ गुड कंपनी, तो मुझे रिकग्निशन मिलेगी, लोग मेरे आसपास मुझे बहुत रिस्पेक्ट करेंगे कि वाओ अभिषेक इतनी अच्छी कंपनी के साथ काम करती है और समथिंग लाइक दैट। या कंफर्ट, एक कंपनी में काम करने का मेरे को कंफर्ट भी हो सकता है कि ओके माय टाइमिंग्स आर फिक्स्ड, मेरे पास एक पर्टिकुलर सैलरी है जो फिक्स्ड है, जो हर महीने मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, तो एक सेफ्टी है मेरे पास कि चलो ठीक है, दिस इज माय पर्सनल रीजन एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय, कि मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, दिस इज माय रीजन। बट द ऑर्गेनाइजेशन हैज ब्रॉडर गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने गोल्स भी होते हैं। सो से फॉर एग्जांपल लेट्स इमेजिन कि ये एक एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है एप्पल का, तो इस एम्प्लॉय के एप्पल में काम करने के कुछ रीजन हैं, सैलरी, रिकग्निशन, कंफर्ट, ये कुछ रीजन हैं। बट एप्पल के अपने भी तो कुछ गोल्स होंगे। हमने एम्प्लॉय के गोल्स के बारे में तो बात करी कि एम्प्लॉय के अपने पर्सनल गोल्स क्या हैं, पर एप्पल के अपने भी तो कुछ गोल्स हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन एप्पल हैज सर्टेन गोल्स व्हिच इज ग्रोथ, कि आज जैसे हम कहते हैं कि इफ एप्पल इज द मोस्ट कैश रिच कंपनी एज ऑफ नाउ, देयर कैन बी अदर गोल्स कि हमें एप्पल को इस साल से लेकर इस साल तक इतना ग्रो करना है, 4 सालों में हमें ये ग्रोथ चाहिए, 4 सालों में हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स और बढ़ जाए, हमारे प्रोडक्ट्स और फेमस हो जाए, और लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करें। सो दिस इज ग्रोथ, ये एक कंपनी का पर्सनल गोल है कि हमें ग्रोथ चाहिए। दूसरा, एक कंपनी का पर्सनल गोल हो सकता है स्टेक होल्डर रिटर्न्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर कौन होता है? आपने कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में सुना होगा, जिनके पास कंपनी के इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म। स्टेक होल्डर रिप्रेजेंट्स ऑल दोज पीपल which who are affected by the company's एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज, कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज से जो लोग अफेक्ट होते हैं उन्हें हम कंपनी का स्टेक होल्डर बोलते हैं। सो दिस कैन बी आवर क्रेडिटर्स, आवर डेटर्स, our suppliers, people who've probably given us some loan, our customers, our potential customers, our employees, our leadership team, all of these people are स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर एक बहुत ही जनरल टर्म है जिसमें ये सब लोग आ जाते हैं, हमारे क्रेडिटर्स, डेटर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, ये सब लोग एक बबल में आ जाते हैं विच इज स्टेक होल्डर, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉडर गोल्स है कि उन्हें अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है, उन्हें अपनी खुद की प्रोडक्ट की ग्रोथ का ध्यान रखना है, और उनको कंपेटिटिव कॉस्ट का ध्यान रखना है। कि मतलब इफ एप्पल हैज अ कंपेटिटर कॉल्ड सैमसंग, सो सैमसंग और एप्पल की कॉस्ट कहीं ना कहीं सेम जानी चाहिए। अगर एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को बहुत एक्सपेंसिव कर देगा तो पीपल विल स्टार्ट प्रेफरिंग सैमसंग, और एप्पल बहुत कम कर देगा तो वो भी अच्छा नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है। सो एप्पल के कुछ अपने गोल्स है। तो अभी हमने बेसिकली इस प्रिंसिपल को हमने स्टार्ट कहां से किया? वी स्टार्टेड दिस प्रिंसिपल विद द बेसिक आइडिया दैट देयर आर टू पीपल, देयर आर employees and there is an employing organization and there are employees, there are people working in the employing organization and these two are working together but they have different goals। जो लोग एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं वो किसी और पर्सपेक्टिव से उस कंपनी में आ रहे हैं, और वो कंपनी एक दूसरे पर्सपेक्टिव से चल रही है। एप्पल के गोल्स कुछ और हैं और एप्पल में काम करने वाले लोगों के गोल्स कुछ और हैं, उन दोनों के डिफरेंट गोल्स हैं। और ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो लोग एप्पल में काम कर रहे हैं उन्हें अपने पर्सनल इंटरेस्ट और गोल्स की जगह कंपनी के ब्रॉडर गोल्स को रखना चाहिए। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल 6 सबऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट बेसिकली टेल्स यू। बेसिकली ये प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है। when there is a conflict between the two, the company's interest must prevail। देखो वैसे तो ये पूरी मशीनरी है बड़े आराम से चल रही है, लोग भी हैं, लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के अपने गोल्स भी चल रहे हैं और लोगों के अपने गोल्स भी चल रहे हैं। बट एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे इन दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट है, अभी हम मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो जब एक कॉन्फ्लिक्ट आता है इन दोनों चीजों के बीच में, तो whose interest shall prevail? Because we are talking about the employer interest also, the employee interest also, and the employer or the company interest also. So whose interest will prevail when there is
a conflict of the interest of both of these people, always the company or the employing organization or the employee's interest will always prevail. And this is what principle 6, subordination of personal interest with general interest says, कि आपका personal individual interest उतना important नहीं है, general interest important है. So there has to be subordination of individual interest. I'm so sorry, मैं personal, मैं बार बार term personal use करी थी शायद, but by personal interest I basically meant एक इंसान का, एक person का interest, एक person का interest, which is basically individual interest, एक individual का interest shall always and always the general interest will always prevail over individual interest. Company का interest हमेशा individual interest के ऊपर रखा जाएगा. This is what principle 6, subordination of individual interest with general interest says. So let's understand this with the help of a very interesting example, and that is an employee may want higher pay for less work, right? Apple might want to hire somebody and say that you are supposed to work 6 hours a day for our company, and for that we'll pay you 50,000 rupees a month. And the employee may say, मैं तो 4 घंटे काम करूंगा और मुझे 70,000 rupees चाहिए. So the employee may want कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए और मैं कम टाइम काम करूंगा. Another may demand fewer hours of special treatment. So for example, दो employees हैं, employee 1 और employee 2. दोनों को एप्पल क्या बोलती है? दोनों को एप्पल ही बोलती है कि आपको 6 घंटे काम करना है और हम आपको 50,000 रुपीज पर मंथ देंगे. सो एम्प्लॉय 1 में वांट कि 6 घंटे काम करने के लिए मैं 70,000 रुपीज डिमांड करूंगा, मुझे तो 70,000 रुपीज चाहिए. एंड एप्पल इज नाउ कंफ्यूज कि इस इंसान को मैं कैसे रिटेन करूं अपनी फर्म में. But at the same time, somebody else might come and say, you know what, I'm okay with the 50,000 that you're paying me. But what I'm not okay with is the 6 hours that you're demanding me to work, because I can't work for 6 hours. I can only work for 4. Right? So one person is saying कि ठीक है 6 घंटे तो मैं काम कर लूंगा पर मुझे 50 नहीं 70,000 रुपीज चाहिए. और दूसरा इंसान क्या बोल रहा है कि 50 is okay, 50 दे दो मुझे, लेकिन मैं 6 घंटे 50 अगर दोगे तो मैं 6 घंटे नहीं 4 घंटे के लिए काम करूंगा. So this is an example where we are saying what an employee may want higher pay for less work or may demand fewer hours of special treatment. For example, अब क्या हुआ, एक तीसरा एम्प्लॉय और आ गया. इन दोनों एम्प्लॉयज के बाद हमने एक तीसरा एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस कर दिया जिसने बोला कि आई एम ओके विद 50,000 आल्सो, आई एम ओके विद वर्किंग 6 आवर्स आल्सो, लेकिन एप्पल आपको ना मुझे मेरे घर से पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी पड़ेगी कि मेरे घर से कोई मुझे रोज एप्पल कंपनी से आए, मुझे एप्पल कंपनी तक ड्रॉप करे और वापस छोड़े, और आपको मुझे लंच भी खिलाना पड़ेगा और आपको मेरे को स्पेशल छुट्टी भी देनी पड़ेगी, और जब मैं बोलूंगा कि मुझे छुट्टी चाहिए तो आपको मेरे को देनी पड़ेगी. तो आई वांट स्पेशल ट्रीटमेंट. सो दीस आर 3 डिफरेंट एम्प्लॉयज जिनको हमने क्या बोला, हमने बोला कि वी वांट यू टू वर्क फॉर 6 hours and we will pay you 50,000 rupees. But one is saying no, I want extra money. One is saying no, I want to work less hours, and the other one is saying I'm okay with both, but I want some special treatment. तो इस केस में basically क्या होगा? But the company cannot bend rules for one person. That would harm the entire system. So Apple will ultimately say that I cannot, I'm sorry, I understand what you demand from me or what you feel you so rightly deserve, but I cannot bend my rules for you guys. तो अगर मेरी ये पॉलिसी है कि 6 घंटे काम 50,000 रुपीज एंड मे बी जस्ट पिक एंड ड्रॉप सर्विस, ये मैं सबको देता हूँ, तो ये मैं आप सबको दूंगा. उसको भी जो ये बोलता है कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, उसको भी जो बोलता है कि मैं कम पैसे में कर लूंगा, उसको भी जो बोलता है मैं ज्यादा काम कर लूंगा, उसको भी जो बोलता है कि मैं कम करूंगा. I cannot bend my rules for all of you people, so we will have to maintain and stick to this common principle or rule that we have, and this is what subordination of individual interest to general interest says. So Fiol says managers must set the tone with exemplary behavior, avoid misusing power for a personal gain. तो Fiol ये बोलता है कि managers को खुद भी अपने personal gain के लिए अपनी पावर को मिसयूज नहीं करना चाहिए. उनको अपने एक्शंस में भी दिखाना चाहिए कि हर बार वो कंपनी के इंटरेस्ट को आगे रख रहे हैं और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बीच रख रहे हैं. आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस टू यू. For exactly the coffee break crisis. Let's see, this is a made up example. It's a imaginary company. Let's see what Ravi, we have Mr. Ravi. Mr. Ravi is a team leader at a logistics firm. Mr. Ravi जो है वो एक logistics firm में एक team leader है. Okay, he wants to take an extended coffee break every day at 3 p.m. to unwind. Mr. Ravi ये बोलते हैं कि देखो यार, वैसे तो मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, पर दिन के 3 बजे ना मुझे कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे बहुत जोर से नींद आती है. लाइक आई फील वेरी स्लीपी एट 3 p.m. स्पेसिफिकली दोपहर के जब 3 बजते हैं ना, तो आई जस्ट वांट टू स्लीप, आई वांट टू डोज ऑफ, आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद एनी वर्क, आई वांट
4-5 cups of coffee and black coffee, and I just want to sip on coffee and I want to relax. That's all that I want to do. I want an extended break at 3 p.m. And I'm a manager. मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ. 3 बजे मैं उठ के जाऊँ, ब्रेक लूँ, कॉफी पीऊँ, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा. So he wants an extended coffee break. But 3 p.m. is also when daily shipment coordination peaks. His team needs him the most then. रवि क्या है, मिस्टर रवि जो है वो लॉजिस्टिक्स टीम का पार्ट है. ही इज अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स टीम. प्लीज लिसन टू दिस एग्जांपल वेरी केयरफुली. आपके एग्जाम में ऐसी ही केस स्टडीज आएंगी और इन्हीं केस स्टडीज से आपको डिसाइफर करना होगा कि किस प्रिंसिपल की बात हो रही है. सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली टू एनी एग्जांपल्स दैट आई एम डिस्कसिंग. फॉर ऑल प्रिंसिपल्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम द महाभारत, as well as real life case studies, examples, real business case studies जिसमें हमने एविएशन इंडस्ट्री के एग्जांपल्स देखे हैं, हमने एप्पल कंपनी का एग्जांपल देखा है, हमने टोयोटा की असेंबली लाइन का एग्जांपल देखा, हमने सारे एग्जांपल्स देखे हैं. इन सब एग्जांपल्स को हम फोकस करें. इन एग्जांपल्स को आपको बहुत डिटेल में सुनना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज हाउ योर क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू मी. दिस इज अल्टीमेटली व्हाट यू विल हैव टू डू. So anyway, coming back to our example, so this is the coffee break crisis where I told you about Mr. Ravi, and यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हमने इस प्रिंसिपल को पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक हमारा एम्प्लॉई होगा और एक हमारी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन होगी. एम्प्लॉय कुछ चाहता है और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन कुछ चाहती है. तो एम्प्लॉय क्या चाहता है, फिलहाल हमारा एम्प्लॉय चाहता है कि यार तुम मुझसे जितना काम कराने करा लो, लेकिन प्लीज 3 PM पे ना मेरे को प्लीज बख्श दो. 3 बजे मुझसे कोई बात ना करे, मुझे कॉफी दे दी जाए. कॉफी ये कप्स हो, 1 कॉफी 2 कॉफी 3 कॉफी, और मैं बस बैठ के आराम करूं. 3 बजे मैं काम नहीं कर सकता, मुझे ब्रेक चाहिए. लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि रवि की जो कंपनी है, जो रवि की लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उस कंपनी में मेजर शिपमेंट दैट इज वेयर इट पीक्स. इट्स लॉजिस्टिक्स कंपनी, सो व्हाट इज देयर वर्क? देयर वर्क इज कि उनको शिपमेंट आनी है, शिपमेंट जानी है, और उन्हें शिपमेंट्स को मैनेज करना है. और 3 बजे ही दोपहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है शिपमेंट का, एंड दिस इज वेयर हिज टीम नीड्स हिम द मोस्ट. So what will happen? Ultimately, we will follow principle 6, subordination of individual interest with general interest, where Mr. Ravi will obviously put aside his own interest of relaxing at 3 p.m. and he would want to work for the betterment of the company as a whole, because 3 p.m. सबसे busy season है. तो वो busy time है, sorry. तो वो ये क्या बोलेगा कि यार ब्रेक में 5 बजे ले लूंगा, ये शायद मैं 12 बजे पहले ले लेता हूँ, ब्रेक मैं 3 बजे से हटा के पहले या बाद में कर लेता हूँ, बट 3 बजे my team needs me the most. यहाँ पे कंपनी का मेजर काम होता है, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता, ये काम मुझे करना ही पड़ेगा. And this is what he does. So Ravi is asked to stick around during the time and he agrees. Why? Because his personal relaxation cannot come before the company's operational flow. He can skip coffee for later, the shipment cannot. Coffee बाद में पी जा सकती है, coffee पहले पी जा सकती है, लेकिन shipment तो तभी मैनेज होगी जब वो मैनेज होगी, which is at 3 PM. तो हमने क्या एग्जांपल देखा, रवि's पर्सनल इंटरेस्ट से बड़ा है कंपनी का कलेक्टिव गोल. रवि ने क्या बोला कि मैं चाहूं तो मनमानी कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं नहीं 3 बजे तो मैं रिलैक्स करूंगा, बट आई नो द प्रिंसिपल 6 of FUEL, which is subordination of individual interest with general interest, and the general interest of company is greater than my own interest, so I will have to skip my coffee break and I will have to focus on what the company needs from me and when does the company need me the most. There's one more example. Let's just read this quickly. The star salesperson who stayed in line. Anita is a top performing salesperson at her company. She wants to offer her VIP client an exclusive deal to close a big sale. Even though the company recently deduced a strict no custom discount policy to keep the pricing fair and transparent, she's tempted to break the rule. It would boost her commission and her reputation, but instead she sticks to the policy, knowing that long-term trust in the company's pricing matters more than her short-term win. तो यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है, अनीता जो है, अनीता हमारी सेल्स पर्सन है. सेल्स पर्सन का क्या काम होता है, जितना ज्यादा हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को बेच सके उतना बेचे. सो अनीता क्या है, अनीता इज अ टॉप परफॉर्मिंग salesperson. Now what does she want to do? She has a VIP client. उसकी एक client है और वो client important नहीं है, बहुत 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 important है. VIP क्या होता है, very important person. तो VIP client है, and now she wants to close a big sale, right? She wants to close a big sale. अब उसने क्या बोला, कंपनी ने बोला नो कस्टम डिस्काउंट पॉलिसी, कि अब अनिता क्या चाहती है, कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है कि 10% डिस्काउंट हम ऑफर करते हैं. अनिता वही 10% डिस्काउंट अपने वीआईपी क्लाइंट को ऑफर कर देती है. बट नाउ व्हाट डज अनिता वांट टू डू पर्सनली? अनिता नोज दिस क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शी वांट्स टू लॉक दिस क्लाइंट. सो शी सेज, यू नो व्हाट, आपके और मेरे बीच की बात
आपको ना मैं 15% डिस्काउंट और देती हूँ, आई विल गिव यू अ कस्टम डिस्काउंट बिकॉज यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट, यू आर अ वेरी लॉयल क्लाइंट, आप बहुत टाइम से हमारी कंपनी के क्लाइंट हो, आप बहुत बड़ा ऑर्डर हमको दे रहे हो, मतलब ऑब्वियसली एक कंपनी जहाँ पे एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू आपकी होती है से 1 लाख 2 लाख रुपए की, ये क्लाइंट हमें ऑर्डर दे रही है 20 लाख 25 लाख का ऑर्डर हमें दे रही है, तो अनीता बोलती है आई एम अ सेल्स पर्सन, आई अंडरस्टैंड सेल्स, आप हमें इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हो तो 10% तो कंपनी का जनरल डिस्काउंट है, उसके अलावा मैं आपको 15% डिस्काउंट मैं आपको और देती हूँ क्योंकि मुझे आपको लॉक इन करना है। दिस इज व्हाट अनीता वांट्स टू डू पर्सनली, दिस इज हर individual interest, personal, so this is Anita's personal or individual interest. आप पर्सनल इंटरेस्ट लिखोगे तो भी सही है, बट प्रेफर कि आप इंडिविजुअल लिखें, ये अनीता का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है क्योंकि अनीता को किसी को कस्टम डिस्काउंट देना है। बट कंपनी बोलती है कि देखिए अनीता, हमारी कंपनी में कस्टम डिस्काउंट देने की कोई पॉलिसी नहीं है, वी डोंट गिव कस्टम डिस्काउंट्स टू एनी ऑफ आवर कस्टमर्स, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल द कस्टमर इज, इवन इफ द कस्टमर इज अ वीआईपी क्लाइंट। So ultimately what happens, Anita has to understand that there has to be subordination of individual interest with general interest. The general interest of the company is more important, long term profitability of the company is more important, long term trust building of the company is more important than Anita giving her VIP client a custom discount. So Anita will not be able to offer her client a custom discount because she has to honor the general interest of the company. So what does ultimately happen? Ultimately, her personal interest took a backseat to the company's broader interest. Takeaway: when Anita sacrificed a personal gain for company-wide integrity and consistency, she demonstrated exactly what Fuel meant by subordination of individual interest to general interest. The individual may shine, but the organization's goals must always lead. तो इंडिविजुअली आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट whenever there is a conflict, जो भी हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस करे, एक जिसमें मैनेजर को 3 बजे ब्रेक लेनी थी और एक जिसमें अनीता को एक कस्टम डिस्काउंट देना था, दोनों केसेस में क्या हो रहा था, देयर वाज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ होम, इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट, एंड व्हिच इंटरेस्ट प्रिवेल, जनरल. सो कंपनीज जनरल इंटरेस्ट मस्ट ऑलवेज प्रिवेल. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड विद दीस टू एग्जांपल्स. uh, again a very interesting story from the महाभारत. इस कहानी की, महाभारत की इस कहानी से, घटोत्कच की कहानी से आप प्रिंसिपल 6 को हमेशा याद रख सकते हैं कि महाभारत में एक कैरेक्टर था घटोत्कच का, who was supposed to be Bhim's son, and he was a tribal warrior. और कैसे उसने जो किया is a direct correlation, a direct parallel to subordination of individual interest to company general interest. I will quickly rush the story up. तो basically घटोत्कच में क्या हुआ था कि why did Krishna want Ghatotkacha to fight? This was because there was a character called Karn. Karn was on the Kaurav side, right? And Karn had a celestial weapon. He had a very special weapon which was called the Vasavi Shakti. And Vasavi Shakti के पास एक power थी कि Karn जिस पे भी वो Vasavi Shakti use करेगा, जिसका नाम लेके वो use करेगा, वो इंसान की death पक्की है, उसका elimination from the war पक्का है, and that person will die instantly because that celestial weapon will attack this particular person there and then. And Karn had decided कि मैं इस weapon को किसके लिए use करूंगा, अर्जुन के लिए. I will use the Vasavi Shakti to kill Arjun. लेकिन कृष्ण भगवान को ये चीज पता थी, and he would not, he just couldn't let this happen. So what did he do instead? He urged घटोत्कच कि घटोत्कच तुम अब वॉर में जाओ और जाके तबाही मचा दो. और घटोत्कच ने ऐसा ही किया. जब वो वॉर के अंदर गया, उसने इतनी तबाही मचाई, उसने इतने लोगों को उठा के, because he was a big, he was literally, he was a demon, right? So he could easily overpower so many warriors that were fighting from the Kaurava side, and Ghatotkacha was obviously fighting from the Pandavas. So he quickly overpowered the Kaurava army, and ultimately what happened, Duryodhan and all these other people, they urged Karn कि देखो कर्ण, तुम्हारे पास एक वास्तविक शक्ति है, इसको तुम use करो against Ghatotkacha. Just take Ghatotkacha's name and eliminate Ghatotkacha and use this weapon. So ultimately the real reason why Krishna urged Ghatotkacha to go and fight is so that Karn, only and only Karn, because he had that Vasavi Shakti and he could use that Shakti against Ghatotkacha. And everybody knew this. The Pandava knew it, the Pandavas knew about it, Ghatotkacha himself knew कि मुझे इसलिए ही भेजा जा रहा है. तो उस समय घटोत्कच बोल सकता था कि मैं क्यों लड़ने जाऊं, मुझे पता है कि आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हो, आप मुझे इसलिए लड़ने भेज रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि कर्ण जो वास्तविक शक्ति है उसका इस्तेमाल करेंगे मुझे मारने के लिए और मैं मर जाऊंगा हमेशा के लिए. तो why should I die? क्योंकि आपको पांडवों को जिताना है, मैं तो मर जाऊंगा ना. But this is what happens. He subordinated his individual interest with the general interest because the Pandavas had to win. They had to win. The Dharma had to win ultimately, and he sacrificed himself. So many military officers, they sacrifice their lives on a daily basis. There are so many people. Some कितने unheard martyrs हैं हमारी country के लिए, जिन्होंने हमारी country की independence के लिए अपनी जानें sacrifice कर दी, and they continue to do so on a daily basis. There are so many examples, so many freedom fighters, so many people from the army. So what is this? This is ultimately subordination
of individual interest to general interest, because they said that the general interest of the company is more important, so we will put that forward. One thing that I would like to mention here is that one thing that you will notice is major principles of मैनेजमेंट जो हम डिस्कस करते हैं उसमें मेजॉरिटी प्रिंसिपल्स जो हैं वो ना आर्मी से लिए गए हैं, वेदर इट्स डिसिप्लिन और यूनिटी ऑफ कमांड और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ऑलवेज मैनिफेस्टिंग एंड रीइटरेटिंग कि कंपनी का जो जनरल इंटरेस्ट है वो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बहुत बड़ा और बहुत ऊपर है, और ये आपको एज एन एम्प्लॉय हमेशा याद रखना चाहिए. सो ऑलवेज व्हेन यू कैन नॉट रिमेंबर प्रिंसिपल 6, प्लीज रिमेंबर घटोत्कच's sacrifice. घटोत्कच की स्टोरी आप हमेशा हमेशा याद रखना. मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि ये जो वासवी शक्ति थी कर्ण के पास, ये वासवी शक्ति थी, और कृष्ण भगवान ये चाहते थे कि कर्ण जो है इस शक्ति को किसके लिए यूज करेंगे, अर्जुन के लिए यूज करेंगे, और अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने घटोत्कच को कुरुक्षेत्र के मैदान में उतार दिया. तो घटोत्कच बहुत आराम से कह सकता था कि मैं क्यों जाऊं, why should I subordinate my personal interest with the general interest or my individual interest with the general interest, because of principle 6 of management given by Fuel, that company's interest is always bigger and it shall always prevail. So this is a very interesting story from the Mahabharata. You can pause, you can read. This is exactly what it says, and you can always अपने दिमाग में एक mental note बना लीजिए, घटोत्कच को link कर दीजिए principle 6 से, and you will never forget principle 6. This is a case study where we talked about duty of overall comfort COVID warriors, all the doctors during COVID, all the nurses, all the other helpers जिन लोगों ने भी बाहर निकल के on ground PPE kits पहन के लोगों की help करी, वो बहुत easily बोल सकते थे कि हम अपनी life को risk पे क्यों डालें. We always have a risk for COVID, लेकिन फिर भी लोगों ने बाहर निकल के लोगों की help करी because they understood that the general interest of the country and the people of this country was more important. So they subordinated their individual interest with country's individual interest, and even during COVID, where they were at a risk of deadly diseases, they chose to step out and help other people. So this is a real life example, or a case study, or a real life implementation of principle 6 given by Fayol, which is subordination of individual interest with general interest. I try my best कि मैं principles को और कुछ code words को, कुछ terms को बार बार repeat करूं, so that you, even when you are just sitting back and listening to this lecture, these words are repeated again and again, these terms are repeated again and again, so you can actually regurgitate and reproduce these terms in the examination, which is where it is needed, to use these terms exactly as they are written. यही आपको करना है. तो ये एक real life example है, so you can maybe think of COVID warriors, or you can think of Ghatotkacha's sacrifice, or you can think of military warriors जो मैंने एक और आपको example दिया, or so many freedom fighters who've laid their lives for the freedom of our country, to understand and recall principle number 6. Okay, so this was all about principle number 6. We will be moving to principle 7 now. If you are having fun learning, and if you want to learn more, and if you want to know more about various principles of Fayol, please stay tuned.